नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में, या मैं कहूँ उनके मार्गदर्शन में, जिस प्रकार से नया जुडिशरी के अंदर एक नया रेवोल्यूशनरी एक्ट शुरू हुआ है। देश की आवश्यकता थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पिछले 75 वर्षों में ये कदम पहले उठाए क्यों नहीं गए, या इन कदमों को उठाने के पीछे समस्या क्या थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशनें देश में काम करती हैं, उनको एक सिंपल डायरेक्शन चाहिए होती है, उनको एक सिंपल लॉजिक चाहिए होता है। लेबर और आर्किटेक्ट में फ़र्क क्या है? काम तो लेबर करती है, लेकिन आर्किटेक्ट में फ़र्क ये रहता है कि उसकी एक योजना रहती है। उस योजना में हो सकता है कि डिफरेंट प्रकार के कार्यकर्ता, डिफरेंट प्रकार के कर्मचारी का अपना अपना काम करते हों, बखूबी भी करते हों, लेकिन अपना काम बखूबी करने के बावजूद आर्किटेक्ट उनको बार बार बताता है ऐसा नहीं ऐसा करना, क्योंकि उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान होता है। वैसे ही राष्ट्राध्यक्ष की बात करूं, या फिर देश का नेतृत्व करने वाले संस्थाओं की बात करूं, देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की बात करूं, तो हमारे देश में जो परिवर्तन का प्रभाव है या परिवर्तन का जो तरीका है वो तो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पर सरकार बनती है, और सरकार की मेजॉरिटी प्रधानमंत्री बनाती है। और प्रधानमंत्री का अपना एक विज़न अगर नहीं है, प्रधानमंत्री की अपनी एक दिशा नहीं है, प्रधानमंत्री अगर भारत को नहीं समझता, प्रधानमंत्री भारत के कल्चर को नहीं समझता, प्रधानमंत्री भारत की समस्याओं को नहीं समझता, और प्रधानमंत्री अगर विश्व से कैसे लड़ना है वो कन्फ्लिक्टों को नहीं समझता, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति को भारत जैसे बड़े देश में नेतृत्व करने का भी अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो इनिशिएट किया है वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनिशिएट किया है ये काबिले तारीफ है, लेकिन उस इनिशिएट के बाद का जो रिजल्ट निकला 2 दिन के कॉन्फ्रेंस का, और जो निकल सकता है और भविष्य में, चूंकि ये पहली अपने तरह की कॉन्फ्रेंस थी, और इस पहली कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस रमना और प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर उद्घाटन सत्र में बैठे, और उनके भले पूरा उद्घाटन सत्र 1 घंटे में ख़त्म हुआ, लेकिन उस 1 घंटे में ही जो बात निकल कर आई, और उसके बाद अलग अलग सेशंस हुए 2 दिन के, उन सेशंस में इन जजेस ने अपना अपना वक्तव्य रखा, एक आइडियाज़ दिए, आइडियाज़ लिए, वो क्या करना चाहते हैं और क्या होना चाहिए और देश में क्या करें। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो हमारा अधिकार है कि हम न्यायालय जाएं। व्यक्ति न्यायालय पहुंच रहा है, लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, केसेस का अंबार लगता जा रहा है, लेकिन प्रोसीजरल मैकेनिज्म हमारे देश की कैसी है, एक समस्या है। दूसरा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा है, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का टाइमिंग कितनी है। तो हम लगातार कहते आए हैं कि भाई जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय में देरी होती है तो वो न्याय ना के बराबर होता है, और ये हमारे देश की खास बात है। कुछ प्रभावशाली लोग जो पॉलिटिकल विंग से आते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं, रात के पूरी रात सुप्रीम कोर्ट के जजेस काम करते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का क्या, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर को एक तारीख का 15-20 लाख रुपए जो खर्चा होता है वो नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट में सभी एडवोकेट्स 15 से 20 लाख रुपए ही हेयरिंग के लेते हैं, उसमें सभी प्रकार के, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए से कम कोई नहीं लेता हेयरिंग। पूरा केस तो एक सामान्य व्यक्ति लेकर आए तो वो अपना खेत बेच कर आएगा। इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना ज़रूर करी है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी सिस्टम है, और हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाकर रखा है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत मदद की बात कही गई है, लेकिन सच में क्या मदद की जा सकती है। दूसरी बात एक और आती है कि जो केस की लिस्पेंडेंस है, मेरे से बहुत बार लोग सेमिनारों में बुलाते हैं, और हमेशा एक सवाल कि जस्टिस कैसे तेज हो, डिलीवरी कैसे जल्दी हो, क्या हो।
अब उसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो कम्युनिकेशन अभी तक हमारे देश में डेवलप नहीं हुआ था। ये पहला कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बुलाया गया, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो हेड होता है वो जिला जज होता है। देश के अंदर 676 या 675 डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उन सबको बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बाद हाई कोर्ट की लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कई एक थे, और सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको देखने वाले ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, और ऑनरेबल जस्टिस अगले जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़। हालांकि वो बहुत डिलीवरी सिस्टम पर बहुत ध्यान देते हैं, और ऑनरेबल जस्टिस रमना। इन सब की एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई। उस जॉइंट कॉन्फ्रेंस में शेयरिंग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शेयर किया, उन्होंने कहा भाई कि देखिए एक श्लोक की बात करी, और उन्होंने कहा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कुछ अच्छा हो भी सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया उसमें उन्होंने कहा अमृत महोत्सव चल रहे हैं, अगले 25 वर्ष हम क्या करने वाले हैं। जिस प्रकार हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम हुआ, ईज ऑफ लिविंग पर काम हुआ, ईज ऑफ जस्टिस पर भी जरूर काम होना चाहिए, यानी कि लोगों के लिए न्याय सहज हो। इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा जुडिशियल सिस्टम की एक्सेस जितना जरूरी है उतना ही डिलीवरी भी जरूरी है, और इसके लिए जो मेरी आवश्यकता यानी कि सरकार की तरफ से जो किया जा सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। उसके लिए आपको केस लॉस का सिस्टम, आपके लिए लैपटॉपों की ज़रूरत, आपके लिए कोर्टों को बनाना, आपके लिए वहाँ AC लगाना, उठने बैठने की अच्छी व्यवस्था करना, और ये सब कुछ फाइलिंग अच्छी करना, फाइलिंग। इसके अलावा ऑनरेबल PM ने कहा ई कोर्ट्स मिशन भारत में चल रहा है, वर्चुअल कोर्ट शुरू करेंगे ताकि गांव का प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय उसको न जाना पड़े। अगर उसकी हियरिंग है तो वो अपने गांव में ही उसका एक सिस्टम हो, कोई लैपटॉप, कोई फ़ोन या कुछ हो जिससे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाए। ट्रैफिक वायलेंस को लेकर 24 घंटे की अदालतें शुरू करी दी गई हैं। जिस समय आपने ट्रैफिक वायलेंस किया उसी समय आपका चालान हो जाता है, और चालान भर दिया तो उसी समय आप मुक्त भी हो जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम पूरी ताकत से काम कर ही रहे हैं। एक आम नागरिक संविधान के से परिचय उसका होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ और रूल्स हमारे पास हैं। उनको कैसे उसको पता लगे, उसके लिए इसमें टेक्नोलॉजी भूमिका निभा सकती है। और हमारे जैसे, मुझे लगता है ये मेरे लिए कहा गया होगा, हमारे जैसे लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को जो सिस्टम में चाहिए या जो सिस्टम चल रहा है उससे अपडेट करवाएं। मैं लगातार कोशिश करता हूँ, मेरी टीम कोशिश करती है। हालांकि वो अलग बात है कि हमने ये बात शुरू की थी उनके लिए जो लोग हमसे पढ़ते थे, और कोरोना काल में वो चूँकि सिस्टम भंग हो गया तो मैंने उनको ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू dkdube.com नाम का एक ऐप, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो DK दुबे डालेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, फोटो हमारी लगी हुई मिलेगी। एक ऐप के माध्यम से उनको देना शुरू किया कि भाई आप क्लासेस ले लीजिए। टेक्नोलॉजी देने वालों ने मुझे टेक्नोलॉजी भी दे दी। दूसरा, हमने लगातार कोशिश की कि हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के विषय में या जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, नॉलेज शेयरिंग, लीगल नॉलेज शेयरिंग आपके साथ करेंगे। क्योंकि लीगल के साथ पॉलिटिकल फील्ड जुड़ी हुई है, इसलिए पॉलिटिको लीगल या लीगो पॉलिटिकल उसको कह लीजिए, वो भी इंफॉर्मेशंस देने की कोशिश करता हूँ। जजमेंट अगर कुछ ऐसा आता है जो देश में बड़ा परिवर्तन ला सकता है उसको देने की कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये ज़रूरी है। आपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी सुना होगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई संविधान और कानून का दायरा एक छोटे से वर्ग के पास है, छोटा सा वर्ग ही जानता है। ये पैन इंडिया, प्रत्येक वो बच्चा जो दो देश में जन्म लेता है उसको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बस हमारे साथ तो अच्छा ये है कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ऐप के माध्यम से कुछ लोग कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसमें कुछ पेमेंट डालते हैं, या वो ऐप के माध्यम से दूसरों की जो मदद करना चाहता है कि भाई हमारे यहाँ जजेस तैयार हों, उसके लिए वो पेमेंट किसी और के लिए डाल देता है, क्लास किसी और को दिलवा देता है, जिससे अपना खर्चा चल जाता है। तो हम आपको वो डिलीवरी सिस्टम या जो सिस्टम है वो कर देते हैं। वो मैंने पब्लिक के लिए भी खोल दिया है। पब्लिक के लिए मतलब जो डेली का अपडेट होता है वो पब्लिक के लिए यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो आप पब्लिक पर सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं।
लेकिन ये पूरे देश की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे कुछ एनजीओज खोले जाएं, ऐसे कुछ सिस्टम खोले जाएं जो टेक्नोलॉजी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को पता लगे और बड़ी आसानी से घर में बैठकर वो चीज़ों को समझ सकें। ऑनरेबल जस्टिस कौल ने अपना स्टेटमेंट दिया। ऑनरेबल जस्टिस कौल का कहना ये था कि कोई भी सिस्टम पनिशमेंट नहीं बनना चाहिए, प्रोसीजर पनिशमेंट के रूप में ना आए। कोशिश ये की जाए कि व्यक्ति को बेल मिल जाए, बेल बीइंग ए राइट दिया जाए, बेल ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में ना देखा जाए, ये ना माना जाए कि उसको कन्विक्शन होगा ही होगा। तो फिर ऐसे परिस्थितियों में जो प्रोसेस है, प्रोसेस को थोड़ा वैसा किया जाए। ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित ने अपने वक्तव्य में कहा कि यंग और टैलेंटेड एडवोकेट्स की मदद ली जा सकती है। उन पब्लिक के अंदर लीगल एड सर्विसेज सिस्टम का कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि जब नया बच्चा आता है कोई प्रैक्टिस करने के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो सर्वाइव कर सके। उसके सर्वाइवल को वो ताकत तो बहुत लगाना चाहता है, कोशिश बहुत करना चाहता है, वो मेहनत बहुत करना चाहता है, कानूनी मेहनत बहुत करना चाहता है। और डिस्ट्रिक्ट जज तो चूंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी का हेड होता ही है, दूसरे कंपेनियन जजेस भी उसमें होते हैं, तो क्यों ना यंग और टैलेंटेड एडवोकेट्स की मदद ली जाए। इसलिए लोगों का उस पर विश्वास बनेगा। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो स्पीड कई गुना बढ़ा सकती है, जो हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसीलिए ये जो वर्चुअल मिशन है उसके हेड भी चूँकि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, और देश भर में कैसे वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि हमने कितनी वर्चुअल कोर्ट बनाई, हमने 2 करोड़ के लगभग जजमेंट कर लिए और पता नहीं क्या क्या। ये वर्चुअली इस बार हुआ है और हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये करके रखा। अब मेरे प्रश्न कुछ हैं। मेरा सवाल ये है कि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद, कानून भी अच्छा बनाने के बावजूद, क्या हम अदालतों का ओवरलोड कम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई है, पहली कॉन्फ्रेंस अपने टाइप की है, इससे एक चीज़ तो अच्छी है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस का कम्युनिकेशन टॉप सुपीरियर अथॉरिटी के साथ होता है तो उनका कॉन्फिडेंस आता है। डिस्ट्रिक्ट जजेस जब इंटरेक्शन होता है तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे डिलीवरी सिस्टम पर बात होगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर बात होगी, जैसे अभी हुई 2 दिन, वो सब कुछ होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब सोसाइटी गड़बड़ कर रही हो और सोसाइटी में पेशेंस खत्म हो गया हो, सोशल स्ट्रक्चर भारत का भंग हो गया हो, ऐसी परिस्थिति में क्या केसेस रोके जा सकते हैं? आप कितनी ही अदालतें बना दीजिए, कितना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम कर दीजिए, कैसा भी भारत में उसका विस्तार कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशनल सिस्टम, जब तक सोशल एजुकेशन नहीं दी जाएगी तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप फंडामेंटल राइट्स की बजाय फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर जब तक लोगों को नहीं ले जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटी को जब फंडामेंटल राइट से सुपीरियर नहीं बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। राइट चिल्लाएंगे और ड्यूटी भूल जाएंगे। जिस समय प्रत्येक व्यक्ति भारत के एंशिएंट व्यवस्था के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेगा और फंडामेंटल ड्यूटी अगर उसने मान ली, दायित्व उसने मान लिया कि मेरा पिता के प्रति क्या दायित्व है, मेरा पड़ोसी के प्रति क्या दायित्व है, पत्नी के प्रति क्या दायित्व है, बच्चों के प्रति क्या दायित्व है, पेड़ पौधों के प्रति क्या दायित्व है, परमेश्वर के प्रति क्या दायित्व है, नेचुरल चीज़ें जो ईश्वर ने हमको दी हों उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है। शोषण करना हमारा काम नहीं है, हम केवल उसका उपभोग कर सकते हैं। और शोषण करने के लिए तो एक पूरी प्रजाति एक फिलोसोफर ने बना दी और पूरी प्रजाति ने खाड़ी में वो आतंक मचाया और वहाँ से लेकर हिंदुस्तान तक कि जो कुछ बनाया वो ऊपर वाले ने सब मेरे लिए बनाया, हम इसका शोषण करेंगे और वो फिर बनाएगा। तो जब आप उपभोग से शोषण की तरफ जाते हैं तो सोसाइटी का बिगड़ना स्वाभाविक है, और सोसाइटी जितनी बिगड़ती जाएगी उतने कन्फ्लिक्ट आना स्वाभाविक है, और जितने कन्फ्लिक्ट होते चले जाएंगे उतनी समस्या आनी स्वाभाविक है। कोर्ट्स के अंदर प्रेशर आना आवश्यक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जजेस को आपने सीट पर बिठा दिया, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस में काम करने लगे, लेकिन क्या उनके पास विजन है? क्या वो उस तरह से लिटरेट हैं कि उनको आफ्टर ऑल देश के प्रति करना क्या है और लोगों के कन्फ्लिक्ट सॉल्व कैसे करने हैं?
या एडवोकेट की मैं बात करूं, वकीलों की वकालत के पेशे में जो लोग हैं, क्या वो एक मैकेनिकल सिस्टम से अपने क्लाइंट को ही लाभ देना चाहते हैं या वाकई में देश को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को सुधारना चाहते हैं? इसके लिए तो एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, और भारत में अभी एजुकेशन तो है नहीं। भारत में क्या है, हम पूरे देश में लोगों को स्किल डेवलपमेंट का तरीका बताते हैं कि आप इंजीनियर बन जाओगे तो धन कैसे कमाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे तो धन कैसे कमाओगे, आप वकील बन जाओगे तो धन कैसे कमाओगे। यानी कि जीविको उपार्जन के लिए जो स्किल डेवलपमेंट हम उसको सिखाते हैं, उसको भ्रमवश हम एजुकेशन समझ लेते हैं। वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो व्यवहार है, शिक्षा तो सदाचार है, शिक्षा तो आपका सिस्टम है कि हमें चीज़ों को कैसे सोचना चाहिए। जिस दिन हम चीज़ों को सोचना सीख गए, उस दिन हम जज की सीट पर बैठे, हम डॉक्टर की सीट पर बैठे, हम वकील की सीट पर बैठे, हम इंजीनियर की सीट पर बैठे, हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर की सीट पर बैठे, हमें दायित्व तो अगर मालूम है कि देश का विज़न कैसा होना चाहिए और हमें देश को कैसे सोचना समझना चाहिए, देश को किस तरफ कैसे दिशा दिखानी है, लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स सॉल्व हों, लोग देश के लिए सोचना शुरू करें, शोषण की बजाय उपभोग पर आना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद है ना, 17वीं 18वीं सदी तक, मैं कहता हूँ 17वीं 18वीं सदी, तो आप ये मान के चलें कि ये जो बिगड़ना शुरू हुआ वो 11वीं 12वीं सदी से भारत बिगड़ना शुरू हुआ, और 17वीं 18वीं सदी तक भारत में ये जो क्रिमिनल सिस्टम है, ये जो कोर्ट का सिस्टम है, ये अदालती प्रक्रिया है, या जो मुकदमेबाजी, वो होती नहीं थी। तो क्या कन्फ्लिक्ट नहीं होते थे? कन्फ्लिक्ट अगर थे तो सोल्यूशन क्यों नहीं था? तो क्या सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की गई होगी? मुझे याद है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजा की अपनी एक व्यवस्था है, उसके पास एक आध कोई केस आ जाता था, सुबह सुबह अपनी वो अदालत टाइप लगाता, दरबार लगाता था, एक आध समस्या आ गई, उसने सॉल्व कर दी। इसी प्रकार गवर्नरों को ऐसी एक आध समस्या आ गई, ग्रामणी के पास एक आध समस्या आ गई, तो एक आध समस्या आ गई लॉजिक की, उसको वो समाधान कर देता था, वो फाइनल हो जाता था। आखिर इतने झगड़े, इतने केस, इतना बड़ा विवाद क्यों नहीं था? तो इसमें जो सवाल है कि वो आखिर था क्यों नहीं, वो एक बड़ी समस्या भारत में है। क्या है? वो इसलिए नहीं था उस समय कोई इस तरह का मजरा, क्योंकि उस समय हमारे पास संस्कार थे, हम संस्कृति से बंधे हुए थे, हमारे पास ड्यूटीज थी, राइट बहुत कम होते थे, और सब अगर ड्यूटी ओरिएंटेड हो जाएं तो किसी को राइट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए चूंकि राइट मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो फिर हमें क्रिमिनल सिस्टम में क्यों जाना, हमें अदालतों में क्यों जाना? तो क्या हम समाज को ड्यूटी ओरिएंटेड बना सकते हैं? सवाल उसके लिए एक बड़ी कठिन प्रक्रिया ये है कि एक पार्टिकुलर समाज जो लगभग 20 करोड़ की आबादी भारत में रखता है, उसको आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं समझा सकते। उसको लगता है कि उसके सारे अधिकार हैं, क्योंकि उसको जो इनिशिएट किया, जिस व्यक्ति ने या जिसने भी उसको समझाया, उसने सब ऊपर वाले ने बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, खाओ पियो मौज करो, महिलाओं के साथ भी शोषण करो, पुरुषों के साथ भी शोषण करो, और पूरे के पूरी संस्कृति के साथ शोषण करो, और उस शोषण करके सिस्टम को भंग कर दो। तो क्या उस सोसाइटी को कोई कन्वे कर सकता है? मुझे लगता है घर वापसी ही उसका एक सोल्यूशन है, और पूरे देश को अभी नए सिस्टम में आना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की व्यवस्था की है, माननीय प्रधानमंत्री जी उस तरह का डायरेक्शन ले रहे हैं, उस तरह का इनिशिएट कर रहे हैं जिसकी भारत में वाकई आवश्यकता है। इसके लिए उनका साधुवाद, उनके डायरेक्शन को साधुवाद। मुझे लगता है अगर इसी तरह से, जिस प्रकार से इस समय की सरकार इनिशिएट कर रही है विषयों को सॉल्व करने के लिए, अगर ये लंबे समय तक बैठ गई, तो मुझे लगता है कि हम 800 वर्ष की उस विभीषिका से बाहर निकलकर पुनः वही भारत बना पाएंगे जो गुप्तों के समय पर महान भारत हुआ करता था। अदरवाइज हम लड़ते लड़ते फिनिश हो जाएंगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उस समाज को कन्विंस करना, जो समाज शोषण, जिसके फिलोसफर्स शोषण करने की बात करते हैं, उपभोग करने की नहीं, संरक्षण करने की नहीं, या व्यवहारिकता से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।